नाउ लेट अस हैव अ लुक एट मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई का मतलब है कि एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे पब्लिक के हाथ में कितना लिक्विड कैश है या कितना भी करेंसी अवेलेबल है इन टोटल, दैट इज नोन एज द मनी सप्लाई ऑफ द सिस्टम। हम मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पब्लिक के पास कितना करेंसी है उनके हाथ में, प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स। देखो डिपॉजिट सब दो तरीके के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल हो गया योर सेविंग्स अकाउंट, कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है, बट एज पर योर डिमांड जब भी तुम्हें वो पैसा चाहिए अपने मर्जी से तुम अकाउंट से विड्रॉ कर लो। टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल हो जाता है फिक्स डिपॉजिट, कि एक पर्टिकुलर टाइम खत्म होने के पहले या मैच्योरेशन पीरियड खत्म होने के पहले तुम उस पैसे को डिपॉजिट से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मनी सप्लाई को अगर मैं देखूं M1, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ कि पब्लिक के हाथ में कितना करेंसी है, हार्ड कैश टोटल, प्लस टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितने। ठीक है, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितने। अब मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस कैसे होता है? आरबीआई के एक्शन से। आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, उससे मनी सप्लाई ऊपर नीचे होता है। पब्लिक प्रेफरेंस से भी, अगर हमने देखा कि लोग हाथ में कैश रखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो मनी सप्लाई में कैश ज्यादा होगा। इफ पीपल स्टार्ट पुटिंग मनी मोर इन देयर बैंक, जो आजकल होता है, हार्ड कैश से ज्यादा लोग यूपीआई करते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये एक फॉर्मूला है। व्हाट इज द करेंसी deficit deposit ratio? Let us understand CDR equal to CU minus DD। रेशियो में क्या है कि पब्लिक के हाथ में कितना करेंसी है डिवाइडेड बाय कि डिमांड डिपॉजिट्स में पब्लिक ने कितना पैसा जमा करके रखा। इफ यू डिवाइड देम देन द रेशियो दैट यू गेट is known as the cash deposit currency deposit ratio, the CDR। Now let us understand some functions of the RBI। let us understand some functions of the RBI। ठीक है, अब आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ने दो रिजर्व रेशियोज बना के रखे, द सीआरआर एंड द एसएलआर। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट बोथ ऑफ देम। ठीक है, देखो बैंक्स के पास हम अपना सारा पैसा डिपॉजिट करते हैं, और बैंक जो भी लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उसका पैसा बैंक के पास कहां से आता है? बैंक गेट्स दैट मनी फ्रॉम आवर डिपॉजिट्स। ठीक है, नाउ मान लो देयर इज अ बैंक, मेनी पीपल हैव डिपॉजिटेड मनी देयर। ठीक है, एंड इन टोटल द बैंक हैज अ डिपॉजिट ऑफ 1 करोड़ रुपीज, सबका डिपॉजिट मिला है। तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस क्या होगा, अगर मान लो आरबीआई ने बोल दिया कि तुमको सीआरआर रखना पड़ेगा 10%, इसका मतलब ये होता है कि 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा कि बैंक्स को 10 लाख रुपए अलग करके रखने पड़ेंगे, और बैंक के पास लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बस 90 लाख रुपए ही होंगे, 10 लाख को वो हाथ नहीं लगा सकते। अब सीआरआर में करना क्या होता है? ये जो 10 लाख अलग किया बैंक ने, इस 10 लाख को इन अ फॉर्म ऑफ कैश द बैंक हैज टू कीप इट विद द आरबीआई। दूसरा होता है एसएलआर, अगेन इट्स अ रिजर्व रेशियो, मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ पैसा जो बैंक को अलग करके रखना पड़ेगा, वो उसको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ एसएलआर बैंक उस पैसे को अपने पास ही रखता है, बट अलग करके रखता है, हाथ नहीं लगा सकता उसको। सीआरआर वो इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक रखता क्या? एसएलआर में बैंक पैसों को अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, उस सेम वैल्यू। देन आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? मान लो बैंक को पैसा चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, हम बैंक से ले लेते हैं लोन, बट अगर बैंक को ही पैसा चाहिए तो बैंक क्या करेगा? बैंक विल गो एंड आस्क फॉर ए लोन फ्रॉम आरबीआई।
आरबीआई इज लाइक द बैंक ऑफ द बैंक्स, ठीक है। तो आरबीआई जब बैंक्स को लोन देगा तो वो बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आरबीआई बैंक्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज द बैंक रेट, ठीक है। दैट इंटरेस्ट इज नोन एज द बैंक रेट। नाउ लेट अस लुक एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री क्या है इसका? रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1935 ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अंडर विच लॉ? अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। 1949 में इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद ये बैंक नेशनलाइज हो गई, गवर्नमेंट के अंडर आती, ठीक है। एंड आरबीआई का गवर्नेंस कैसे होता है? आरबीआई के टॉप मोस्ट लेवल पे एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये लोग मिलके आरबीआई को गवर्न करते हैं कि आरबीआई कैसे चले, ठीक है। आरबीआई के फंक्शंस क्या है? गवर्नमेंट का बैंकर है, ठीक है। सरकार का जो भी डेट है, सरकार का जो भी लोन्स है, उनको मैनेज करता है, और सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है एक तरीके से। बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर बैंक्स के पास पैसा नहीं बचता है, जो हमें पैसे देते हैं, अगर उनके पास भी कुछ नहीं बचता है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट दे कैन अप्रोच द आरबीआई फॉर लोन्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। हमारा जो भी मनी सप्लाई है कि सिस्टम में कितना पैसा घूम रहा है, इन्फ्लेशन कितना है, उन सबको ये कंट्रोल करता है। और दूसरा, इट इज द इशूअर ऑफ करेंसी। एकमात्र आरबीआई ही है जिसके पास पावर है हमारे देश में करेंसी इशू करने की, अदर देन 1 रुपी कॉइन। 1 रुपए का जो कॉइन होता है दैट इज इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बाकी जितना भी करेंसी है इट इज इशूड बाय द आरबीआई। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो, इन्फ्लेशन होता है हमारे देश में, प्राइसेस बढ़ती है, ठीक है ना। सिर्फ प्राइसेस बढ़ना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज प्राइस इंक्रीज होना मतलब चीजों का वैल्यू इंक्रीज होगा, और वैल्यू इंक्रीज होगा तभी जाके द जीडीपी इंक्रीजेस, ठीक है। बट इट शुड बी इंक्रीज इन अ कंट्रोल मैनर। ज्यादा इंक्रीज हो गया तो हम ही पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि कॉमन आदमी फिर कुछ अफोर्ड ही नहीं करता, ठीक है। इसीलिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि एक इन्फ्लेशन टारगेट करना पड़ेगा, कि इन्फ्लेशन कम भी ना हो और इन्फ्लेशन एकदम ज्यादा भी ना हो। सो वी हैव अ फ्लेक्सिबल टारगेट। आवर इन्फ्लेशन टारगेट इज 4% प्लस माइनस 2 पॉइंट्स। इसका मतलब हमारा टारगेट तो 4% है, लेकिन अगर 4 से नीचे आ जाए, मैक्सिमम वी कैन अलाउ इट टिल 2%, ठीक है। और अगर 4 से ऊपर चला जाए तो मैक्सिमम वी कैन अलाउ इट टिल 6%, मतलब 2 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है। ये जो टारगेट का रिकमेंडेशन है, इट वाज गिवन बाय द उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। और ये टारगेट डिसाइड कैसे होता है? जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे इन्फ्लेशन मेजर होता है, उस इंडेक्स को स्टडी करने के बाद आरबीआई ने ये पर्टिकुलर पॉलिसी डिजाइन की, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसको बनाने वाली जो कमिटी है, इट इज नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, द एमपीसी, ठीक है। अब इंटरनल, अब इसका एक कोरम होता है 4 मेंबर्स का। कोरम 4 मेंबर्स का मतलब ये है कि मिनिमम 4 मेंबर चाहिए इस कमिटी को डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए। 3 लोग मिलकर बैठ गए बस आगे तो नहीं होने वाले, 4 लोग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इनका मीटिंग कब होता है? एटलीस्ट 4 टाइम्स पर ईयर, एक साल में मिनिमम 4 बार, ठीक है। अब होता कौन कौन है यहाँ पे? आरबीआई के अंदर से एक ऑफिसर होता है, डेप्यूटी गवर्नर और गवर्नर। उसके अलावा बाहर से कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आते हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजती है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी है, क्यों क्यों? क्योंकि अगर जो भी मीटिंग होगा, हर मेंबर उस मीटिंग पे अपना एक पब्लिक स्टेटमेंट देगा।